नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी अभी एक ऐसी हरकत करने जा रहा था जिससे नेपाल और भारत के बीच संपर्क हमेशा के लिए खराब हो सकते थे, लेकिन नेपाल के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी पाकिस्तान के F-16 के लिए कुछ अनआइडेंटिफाइड पैकेज ऑफर किए गए हैं। वह इसी में पाकिस्तान को मालदीव की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका दिया गया। और क्या यूनाइटेड स्टेट नेवी की ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेंडर में तेजस पार्टिसिपेट करने वाला है? आज की वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेपाल की तरफ से है। अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि नेपाल और भारत के बीच अभी क्या इशू चल रहा है। नेपाल के पीएम केपी ओली के रीसेंट स्टेटमेंट और लिपुलेख और कालापानी को लेके इशू किए गए नए मैप की वजह से भारत और नेपाल के संपर्क खराब हो रहे हैं। आप सबको कमेंट सेक्शन में अंदाजा लग रहा होगा कि अभी भारत के लोग नेपाल को गाली दे रहे और नेपाल के लोग भारत को गाली दे रहे, जो कि आम बात है क्योंकि हर कोई अपने देश से प्यार करता है। और अगर नेपाल की सरकार भारत को गलत बोलेगी तो भारत के लोग भी नेपाल के खिलाफ बोलेंगे और इसके रिएक्शन में नेपाल के लोग भी भारत के खिलाफ बोलेंगे। और अभी यही हो रहा है। और इस चिंगारी को भड़काने का जो मेजर रोल यहाँ पर किया गया था, ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से प्ले किया गया है। और अभी ये लोग कुछ ऐसी हरकतें करने जा रहे थे जो कि शायद नेपाल और भारत के संपर्क को और खराब कर देते। रिसेंटली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग लिपुलेख में नेपाल का झंडा लहराने की कोशिश करने जा रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक रैली निकाला था जो कि लिपुलेख जाती और वहां पर नेपाल का झंडा लहराते। ये वही इलाका है जिसको नेपाल अपना बता रहा है और भारत अपना बता रहा है। लेकिन जरा सोचो, जिस एरिया में अभी इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया गया है वहां पर अगर ये मोर्चा लेकर जाते और झंडा लहराने की कोशिश करते तो क्या होता? जाहिर सी बात है कि तनाव काफी बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इसकी वजह जानकर आप सभी को हैरानी होने वाली है, क्योंकि जब ये लोग मोर्चा निकालकर लिपुलेख की तरफ जाने लगे तो खुद नेपाल के जो आम लोग थे उन्होंने नेत्राचंद विप्लव पार्टी के लोगों को आगे जाने नहीं दिया। पहले उनको गांव के लोगों की तरफ से रोका गया और उनको वापस चले जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब ये लोग नहीं माने और अपने जिद पर अड़े रहे तो उन सभी को नेटिव लोगों ने भगा दिया था। उन लोगों का ये कहना था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से भारत के साथ अपना संपर्क खराब करना नहीं चाहते हैं। और इसी बात से साफ हो जाता है कि नेपाल के जो आम लोग हैं वो भारत के खिलाफ नहीं है। और ये जो अभी हो रहा है इसके पीछे भारत के खिलाफ कोई सोची समझी चाल है जिसमें चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि नेपाल के पीएम के रीसेंट स्टेटमेंट में चाइना की तरह ही अपने बॉर्डर को एक्सपैंड करने की स्ट्रैटेजी दिख रही है। इसके अलावा इंटरनेट में नेपाल की तरफ से भारत को जो हेट मिल रहा है उसमें कुछ हद तक IT सेल भी शामिल हैं जो कि लोगों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट तेजस को लेके है। एक डिफेंस न्यूज साइट में आज एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से अभी एक नई जेट ट्रेनर को खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया है। इस टेंडर में वो अपने T-45 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए एक मॉडर्न ट्रेनर एयरक्राफ्ट को ढूंढ रहे हैं। यूएस नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अभी एक नॉन डेवलपमेंटल लैंड बेस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सके। इसकी बेसिक टचडाउन ट्रायल को 2028 में किया जाएगा और उससे पहले एयरक्राफ्ट तैयार होनी चाहिए। ये एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होनी चाहिए जिसमें इजेक्शन सीट हो और इसमें ट्विन ऑपरेटिंग कॉकपिट होनी चाहिए, यानी कि दोनों ही कॉकपिट से इसको उड़ाने की क्षमता होनी चाहिए। इस टेंडर में अभी साब की T-7A, लॉकहीड मार्टिन की T-50A और लियोनार्डो की T-100 पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई भी एयरक्राफ्ट अभी कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर तेजस इसमें पार्टिसिपेट करता है तो शायद तेजस के लिए काफी चांसेस हो सकती है, क्योंकि तेजस पहले ही कैरियर से टेक ऑफ और लैंड कर चुका है और इसकी नेवल वेरिएंट को स्पेसिफिकली कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि इंडियन नेवी ने इसे नहीं लिया तो यूनाइटेड स्टेट क्यों लेगा? तो इसमें फर्क ये है कि इंडियन नेवी इसे फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर लेना चाहता था, जबकि यूनाइटेड स्टेट नेवी इसे ट्रेनर के तौर पर लेना चाहता है, यानी कि इसे फुल वेपन लोड के साथ टेक ऑफ करना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी यूनाइटेड स्टेट नेवी के कैरियर्स में ईमल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिसमें बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को आसानी से लॉन्च किया जा सकता है और इसमें तेजस को लॉन्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और ये चाहे तो फुल लोड के साथ भी टेक ऑफ कर सकता है। और अगर हमारे पास अभी यूनाइटेड स्टेट जैसे कैरियर होते तो हमें भी तेजस की नेवल वेरिएंट से कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी इसके लिए तेजस की अंडर कैरेज में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह रहा कि यूनाइटेड स्टेट नेवी की RFI को HAL की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से है।
यूनाइटेड स्टेट की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी पाकिस्तान की F-16 को अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को लॉकहीड मार्टिन के साथ साइन किया गया है। इस डील के अंदर पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से स्नाइपर, IRST सिस्टम और लांटी नेविगेशनल पॉड को सप्लाई किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीब $485 मिलियन होने वाली है और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि और भी कई सारे देश शामिल हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर F-16 की जो मेजर चेंज होने वाली है वो इसकी IRST सिस्टम में होने वाली है। साथ ही अब इसमें एक मॉडर्न लैंटिन पॉड और स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड लगने वाली है। इस डील के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा डिटेल पता नहीं चला है, लेकिन इसको 2025 से पहले कंप्लीट करने की बात की जा रही है। अगला अपडेट मालदीव, भारत और पाकिस्तान को लेके है। तो रिसेंटली OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से एक वर्चुअल मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें हर बार की तरह भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी करते हुए ये कहा गया कि भारत में मुस्लिम के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और भारत में इस्लामोफोबिया फैल रहा है। लेकिन इस बार मालदीव की तरफ से पाकिस्तान की स्टेटमेंट को उसी मीटिंग के दौरान ही काउंटर किया गया था। मालदीव की तरफ से कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और भारत में 200 मिलियन से ज्यादा मुस्लिम आराम से रहते हैं और ऐसे में भारत को इस्लामोफोबिया के साथ जोड़ना साउथ एशिया की सोशल हार्मोनी के खिलाफ माना जाएगा। रिसेंटली कुछ ही सालों में भारत कई मुस्लिम राष्ट्रों के साथ अपने संबंध काफी मजबूत कर चुका है और अगर भारत सच में इस्लामोफोबिया का शिकार होता तो वो ऐसा कभी नहीं करते। और सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम कंट्रीज ने भी भारत के PM को उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। और मालदीव की तरफ से जो सबसे मजेदार पंच यहाँ पर दिया गया था वो ये था कि सोशल मीडिया को बेस करके आप 135 करोड़ लोगों को जज नहीं कर सकते हैं, जो कि वर्तमान की दौर में हर एक बड़ी प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान के तर्क का मेन सोर्स होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।